लालू यादव पटना क्यों आ रहे हैं? जगदानंद सिंह क्यों रेड कारपेट बिछाए हुए हैं? क्या बिना लालू यादव के परमिशन के जगदानंद सिंह इतना बड़ा बात कहेंगे? क्या ललन सिंह जिस तरह तलखी दिखा रहे हैं, जिस तरह बयान दे रहे हैं, भाजपा के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, क्या बिना नीतीश कुमार के परमिशन के, बिना नीतीश कुमार के आगे किस तरह का वो काम करेंगे? विशेष राज्य का दर्जा हो, जातीय जनगणना हो, जनसंख्या नियंत्रण हो, या फिर शराबबंदी, लगातार बीजेपी जो है वो आंख तर रही है जेडीयू के सामने। ऐसे में ये बात से हम इनकार नहीं कर पाएंगे या नहीं कर सकते कि आने वाले कुछ घंटों में, 2-4-5 दिनों के अंदर कोई बड़ा फैसला आरजेडी और जेडीयू अगर ले ले तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसका नेतृत्व कौन एक्सेप्ट करेगा, और उसमें तेजस्वी यादव कहां रहेंगे? क्या नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे? क्या तेजस्वी पर इतना भरोसा है, उस तेजस्वी पर जिस पर उन्होंने कभी आईआरसीटीसी पर सफाई मांगा था? क्या क्रेडिबिलिटी बचेगी नीतीश कुमार की बिहार में, और क्या क्रेडिबिलिटी बचेगी तेजस्वी यादव की बिहार में? पहली दफा बिहार में बीजेपी में ये देखने को मिल रहा है कि इतना तल्खरूप, इतना कड़ा अटैक किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से जेडीयू की तरफ। देख रहे होंगे आप, बीजेपी हमेशा छोटे भाई के रूप में रही, दब कर रही, इनकी बातों को सुनते रही, आज्ञाकारी तो छोटा भाई होता है घर में, उस तरह रही। लेकिन अभी आंख दिखा रही है, अभी सीधा कह रही है कि भाई अब आपका नहीं चलेगा, आपसे कहां कहां गलती हुआ वो हम लिखेंगे और फेसबुक पे लिखेंगे। पटना के सड़क पटे पड़े हैं लालू प्रसाद यादव के आगमन के पोस्टर से। बड़ी बैठक होने जा रही है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है राजद में। होटल मौर्या बुक कर दिया गया है, 10 तारीख यानी परसों ये बैठक होगी, और ये बैठक बहुत अहम बताई जा रही है। लेकिन हमारे चर्चे का विषय यह बैठक नहीं है। इस विश्लेषण को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कुछ बहुत गंभीर बातें हम करेंगे इसमें, और खासकर वो लोग जो बिहार के राजनीति को समझते हैं, उससे मतलब रखते हैं, उनके लिए यह चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बिहार में अगले 2 दिनों में कोई बड़ा राजनीतिक हेरफेर होने जा रहा है? क्या नीतीश कुमार जो पिछले 1 महीने से चुप बैठे हुए हैं, तेजस्वी यादव जो 1 महीने से चुप बैठे हुए हैं, कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं? क्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक मात्र एक छलावा है लालू प्रसाद यादव को पटना बुलाने के लिए? क्या लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचेंगे, उसके बाद कोई समीकरण बिहार में बैठने वाला है? क्या फिर से पुराना वाला महागठबंधन, यानी 2017 के पहले जो महागठबंधन था, वो बनने वाला है? इस तरह के कई सवाल होंगे जिसके जवाब हम तलाशेंगे इस वीडियो में। देखिए, बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच सब सही नहीं चल रहा है, इस बात को अब आप भी समझते होंगे। कई मुद्दों पर बिफर जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी होती है। कल तो बीजेपी के जो सासाराम लोकसभा सांसद हैं छेदी पासवान, उन्होंने यहां तक कह दिया कि सत्ता में बने रहने के लिए, मुख्यमंत्री बने रहने के लिए नीतीश कुमार दाऊद इब्राहिम तक से हाथ मिला लेंगे। ब्लैकमेल कर रहे हैं बीजेपी को, कई तरह के बात वो कह रहे थे। इसके पहले से ही आप देखिए ना, चाहे विशेष राज्य के दर्जे की मांग हो, जातीय जनगणना पर नीतीश और तेजस्वी साथ आ गए थे। उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण पर जिस तरह भाजपा लगातार मुखर तौर से इसके पक्ष में बयान दे रही थी, तो जदयू वाले सीधे तरीके से इसकी खिलाफत कर रहे थे, मुखालफत कर रहे थे। उसके बाद शराबबंदी को आप ले लीजिए, बिहार में 5 साल 6 साल शराबबंदी लागू है, लेकिन जिस तरह पिछले 2-2.5 महीनों में बीजेपी का तेवर सामने आया है, संजय जायसवाल की बात करें, तमाम प्रवक्ताओं की बात करें, खुले तौर से नसीहत दे रहे हैं नीतीश कुमार को। तो ये बात बिहार अब समझ चुका है कि एनडीए में और खासकर बीजेपी और जेडीयू में सब अच्छा नहीं चल रहा है। लग रहा है जैसे जबरदस्ती का ये गठबंधन है, बिना मतलब के दोनों साथ बैठे हुए हैं, और बिहार की जनता को कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है। तो इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। पटना की सड़क अगर आप घूमिएगा, चाहे एग्जीबिशन रोड घूमिए, डाकबंगला घूमिए, सभी जगह लालू यादव दिख रहे हैं। कुछ ही देर में लालू यादव का पटना आगमन भी हो जाएगा, और पटना पहुंच रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। तेजस्वी यादव की बात कर लीजिए तो 2 तारीख के बाद से उनका ट्विटर बंद है। अब पटना पहुंचे हैं 3 फरवरी को। 1 महीने में बिहार में कितने कांड हुए? नालंदा में 16 लोग मर गए जहरीली शराब से, बक्सर में 12 लोग मर गए, कई तरह के प्रकरण, शेल्टर हाउस का मामला सामने आया गायघाट, तेजस्वी यादव चुप थे। तो कई आरआरबी एनटीपीसी, जी हाँ, आदेश ये भी बोल रहे थे, आरआरबी एनटीपीसी, जो इतना बड़ा मामला, राष्ट्रव्यापी मामला था, तेजस्वी यादव चुप थे। नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहे हैं, नीतीश कुमार उनके खिलाफ कोई बात नहीं कर रहे। इन सभी समीकरणों को हम समझेंगे। आदेशपुरी आज जब दफ्तर में पहुंचा तो ये खबर तो हमारे पास लगातार आ ही रही थी, तो आदेशपुरी ने कुछ बहुत वैलिड पॉइंट बताए थे, हम उनसे जानेंगे, हमारे दर्शक भी वो पॉइंट्स को समझ सके। आदेश जी, लालू जी वापसी कर रहे हैं पटना में, किस तरह देख रहे हैं? क्या ये बस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए आ रहे हैं पटना,
देखिए वही तो संभावनाएं बन रही हैं कि लालू जी का तबीयत जैसा है वैसे में वो कार्यकारिणी की बैठक में नहीं आने वाले थे, क्योंकि उनका बताएं आपको कि बहुत तरह की बीमारी है उनको। 16 तरह की हाँ, बीमारी और डॉक्टर लगातार समझिए तो वो डॉक्टर के ही निगरानी में करते जी हैं जी दिल्ली जी में। और यही कारण है कि उनको परिवार का लोग पटना नहीं बुलाता है, क्योंकि फिर वहां से डॉक्टर का जो एक बनाया हुआ डोज है, कंट्रोल है, वो फिर यहाँ के डॉक्टर को समझने में लेट लगेगा। और उनका अब न उम्र है उस लायक, और जी बीमारी भी उतना कहें तो गंभीर है कि जी उनको ये प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए लालू यादव का पटना आना, अमेरिका लोगों से बात हुई, उनको उनका साफ कहना है कि ये देखिए जो एक महीने से जो खेल चल रहा था, जैसे कि आप जनवरी में आपको याद होगा कि खरमास बाद फिर हुआ कि फरवरी में, लेकिन खरमास बाद तक बात नहीं बन पाया था। जो लगता है, जो संभावनाएं लोग बता रहे हैं, ये हम संभावना बता रहे हैं कि बात कुछ ना कुछ जरूर है, और उसको लेकर जो है लालू यादव पटना आ रहे हैं। ये कार्यकारिणी का बैठक कुछ नहीं है। देखिए जो राजद जो है वो परिवार का उसमें ज्यादा चलती है। एक परिवार आप सोचिए, अब लालू यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ क्या उसमें कुछ नियम कानून बन सकता है? आप ही सोचिए। और क्या उनके चाहे कोई भी ये पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, या तृणमूल कांग्रेस हो, कांग्रेस ही हो, कांग्रेस ही अभी हो, तो इसमें अभी ऐसी स्थिति हो गई है कि एक फैमिली के अलावा दूसरा कोई भी आदमी अगर चाहेगा कि नियम और ये सब बदलना है तो नहीं हो सकता है। देखिए लास्ट में लालू और तेजस्वी ही डिसाइडिंग है यहाँ पर में। तो कार्यकारिणी का बैठक ऐसा कुछ नहीं है, और जो मुझे जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कि कोई ना कोई लालू यादव उलटफेर करने आ रहे हैं। अब हो सकता है कि वो आके यहाँ पर उधम मचाएं, जो कहा था हड़कंप मचा दें, या फिर पहले से प्लानिंग करके रखी गई हो और उसमें जो है लालू यादव के आने के बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। क्योंकि हो सकता है कि उस समय परिस्थितियां कुछ ऐसी बिगड़े या ऐसा कुछ राजनीतिक संकट आए जो कि अभी हो सकता है कि तेजस्वी उसको हैंडल ना कर पाए। क्योंकि तेजस्वी यादव का देखा जाए तो अभी अभिमन्यु वाली स्थिति है, अर्जुन वाली स्थिति। हाँ, वो अर्जुन वाली स्थिति नहीं है। वो भले ही वो चक्रव्यूह का भेद ना जानते हो, निकलना नहीं जानते हैं। तो और लालू यादव कहा जाए तो अर्जुन है एक तरह से उसमें। तो लालू यादव के आने पर ये है। और दूसरा चीज आपको एक और बात बताते हैं, आपने एक चर्चा किया शुरू में कि चुप्पी, बिल्कुल, हाँ, तेजस्वी यादव की और नीतीश कुमार की। आप देख लीजिए 2022 में जो है वो नीतीश कुमार कभी भी खुले मन से उन्होंने कुछ नहीं बोला है। जी। चाहे आपने बताया कि सारण में, नालंदा में शराब के कारण मौतें हुई, बक्सर में मौत हुआ, शेल्टर होम कांड हुआ, आरआरबी एनटीपीसी का मामला हुआ, बीच में तल्खी भी बढ़ा था शराबबंदी को लेकर बीजेपी और जदयू के बीच में। नीतीश कुमार का एक भी बयान नहीं आया। और एक बात जान लीजिए, नीतीश कुमार जब भी चुप्पी साधते हैं तो बिहार में कुछ ना कुछ उलटफेर होता ही होता है। जिस तरह पिछले बार हुआ था, 2013 में हुआ था, आपको बता दें 2013 में भी उन्होंने चुप्पी साधा रखा था जी। और फिर से 2017 में भी चुप्पी साधे रखे थे। और एक मामला जो है, उनके पार्टी के नेता मामला लगातार उठाते रहते थे, 2013 में भी, 17 में भी उठाते रहे तेजस्वी यादव को लेकर। और अभी भी देखिए बीजेपी को लेकर जो है वो तरह तरह की बयानबाजी, और दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है। एक सवाल है आदेश जी कि जिस तरह ललन सिंह अभी एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं जदयू की तरफ से, आपको लगता है कि क्या बिना नीतीश कुमार के शौक के ललन सिंह इतना एक्टिव हो जाएंगे, इतना मुखर तौर से बोलने लगेंगे? देखिए यही जो पॉइंट है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्योंकि देखिए आप जब से ललन सिंह, खासकर बताएं तो दिसंबर से ही, दिसंबर जनवरी में स्पेशल स्टेटस को लेकर एकदम बहुत ही धुआंधार प्रचार में लगे हुए हैं। सबसे पहले कुछ लोग कहा कि ये तो आरसीपी सिंह के खिलाफ इनका प्रचार है। कुछ प्रवक्ता कह रहे थे कि आरसीपी सिंह के खिलाफ है, ये बीजेपी के खिलाफ नहीं है। लेकिन कल जिस तरह इन्होंने लोकसभा में प्रधानमंत्री के सामने, और देखिए उस समय जब राजीव प्रताप रूडी हस्तक्षेप किए तो उन्होंने एकदम एक तरह से शांत करा दिया। देखिए मैं आपसे नहीं मांग रहा हूँ और आप दे भी नहीं सकते हैं। तो प्रधानमंत्री के सामने ये बात बोलना बिना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नहीं होगा। और आप जान लीजिए, अगर इससे गठबंधन को दिक्कत होने वाला होता तो नीतीश कुमार कभी ऐसा नहीं बोलने देते उनको। अब देखिए यूपी चुनाव में ही सीट का बंटवारा हुआ, बीजेपी उस समय भी ठेंगा दिखा दिया गया, जबकि जदयू खुद बोल रही थी इतना सीट मिलेगा, इतना सीट मिलेगा, तरह तरह का बयान आया। तो देखिए अभी जो घटनाक्रम है वो घटनाक्रम में देखें तो नीतीश कुमार का एक बात भी नहीं चल रहा है बीजेपी के सामने। बिल्कुल रियलिटी यही है कि आप देखिए ये सारे पार्टियों को लेके गए, जातिगत जनगणना को लेकर
प्रधानमंत्री सुने और इनके सिफारशी पत्र को जो है कचरे के डब्बे में फेंक दिए हों। अब बयान आ जाता है सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा में कि नहीं, ये नहीं संभव है। फिर से है स्पेशल स्टेटस 2009 से नीतीश कुमार कर रहे हैं, लेकिन उस पर यह कोई ध्यान नहीं। उस पर भी लिखित में आ जाता है जो मंत्री हैं उनके द्वारा कि स्पेशल स्टेटस देने या कोई दिया ही नहीं जा सकता, नहीं दिया जा सकता है। फिर से आप देख लीजिए कि अभी जो मामला हुआ यूपी में सीट का, कितना बीजेपी जदयू के द्वारा बैठक किया गया, बहुत सारा ये चला कि इतना देना पड़ेगा। ललन सिंह तो एडवांस में लगातार बोल रहे हैं। हाँ, एडवांस में बोला गया। फिर से दोनों पार्टियों के बीच में तू में भी हुआ, लेकिन वहां से भी इनको ठेंगा दिखा दिया गया, कुछ भी नहीं मिला वहां भी। फिर से आप देख लीजिए कि इवन आपको बताएं शराबबंदी, ये तो मैं बाद में आऊँगा। इवन आपको बताएं कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो गाजीपुर तक आ रही थी, जिसका बारे में यहाँ बिहार सरकार ने कहा कि उसे आप बक्सर तक ले आएँ। बक्सर से हम पटना बना रहे हैं एक्सप्रेसवे, 4 लेन बना रहे हैं, उसी को हम लोग एक्सप्रेसवे कर देंगे। तो ये देखिए वैसा नहीं किया गया। कहने का मतलब है कि जो नीतीश कुमार, बिहार इनको दे दिया गया है कि बिहार में आपको जितना भी शराबबंदी करवाना है करवाइए, आप ड्रोन लगवाइए, कुछ भी करवाइए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन बिहार से बाहर अगर आप पैर पसारेंगे तो फिर आपका कुछ नहीं सुना जाएगा। ऊपर से ये है कि ऐसा नीतीश कुमार की ही पार्टी में पीएम मटेरियल का मामला आया था कुछ दिन पहले। तो पीएम मटेरियल है, इसका मतलब देखिए नीतीश जदयू में कुछ भी नीतीश कुमार के आज्ञा के बिना नहीं होता है। तो वो भी नीतीश कुमार जब खुद नहीं बोलते हैं तो अपने लोगों से बुलवाते हैं। और एक रायशुमारी जो कहा जाता है ना, लोगों का देखना कि कौन कितना झुक सकता है, कौन मान सकता है या नहीं मान सकता है, ये सारा कुछ करवाते हैं। तो पीएम मटेरियल तो ये मानते हैं, 2014 से खुद को मानते हैं या इनकी पार्टी मानती है इनको। तो अगर वो पीएम मटेरियल को, वो बीज को अगर मिट्टी में नहीं उतारा जाएगा तो फिर कैसे वो बीज पता चलेगा कि क्या होगा उसका। तो उसके लिए 2024 का लोकसभा चुनाव है। एक सवाल यहाँ पर बनता है आदेश जी, सवाल ये बनता है कि देखिए, आपको याद होगा जगदानंद सिंह ने भी प्रपोजल रखा था जेडीयू के सामने कि हम रेड कारपेट बिछाकर खड़े हैं, आप आइए हमारे साथ, हम मिलकर सरकार बनाते हैं, जातीय जनगणना करा लेंगे, विशेष राज्य का दर्जा दिलवा देंगे, सभी काम करा देंगे, शराबबंदी को भी सफल करा देंगे। तेज प्रताप यादव का अभी 4 दिन पहले बयान आया, वो 4 दिन 5 दिन आप रुक जाइए, सभी हमारे साथ होंगे। सहनी का नाम उन्होंने लिया, मुकेश सहनी का, जीतन राम मांझी का नाम लिया। तो आखिरकार अभी जिस तरह का समीकरण दिख रहा है, नीतीश कुमार चुप है, ललन सिंह उनकी जुबान बोल रहे हैं। तो क्या लालू प्रसाद यादव से कोई डील फाइनल हो गया? यही सवाल है, ये मूल सवाल है। देखिए, ये डील जो है आपको याद होगा पिछले महीने भी खूब चर्चा में था कि बहुत जल्द कुछ होने वाला है, बहुत जल्द खरमास के बाद होने वाला है। और उसमें तलखी भी बहुत ज्यादा बड़ा था बीजेपी जदयू में। लेकिन जब से दिल्ली गए और वहां पर अमित शाह का फरमान आया यूपी इलेक्शन तक कुछ नहीं करना है, तो बीजेपी मान गई। लेकिन जदयू पर तो फरमान लागू नहीं होता है। तो जदयू तो है लगातार वो अपना, कहा जाए तो अपना जो फ्रंट जो है खोली हुई थी बीजेपी के खिलाफ। और सबसे बड़ी बात कि जो संजय जायसवाल ने जो फेसबुक पर परसों टिप्पणी किया, कल वो टिप्पणी जो है पूरा नीतीश कुमार के पिछले 16 साल के कार्य पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि उन्होंने गलत दिशा में कार्य कर दिया। चाहे वो नल जल हो, चाहे वो भवन बनाना हो, चाहे वो बस अड्डा बनाना हो, चाहे वो जितना भी जिन्होंने बड़ा वो सीधा लिखे थे कि 250 करोड़ उनके लोकसभा में रक्सौल एयरपोर्ट के लिए केंद्र के द्वारा दिया गया। लेकिन बिहार सरकार आज तक जमीन उपलब्ध नहीं करा पाई कि वो एयरपोर्ट बने। कितना बड़ा सवाल। देखिए, ये मुझे भी बहुत ये लग रहा है कि आखिर संजय जायसवाल और बीजेपी को ये पता था कि पीपीपी मोड में बनाने से फायदा होगा और सरकार का पैसा नहीं लगेगा, राजस्व भी आएगा, तो वो उन्होंने इनको क्यों नहीं बुद्धि दी? दिया तो फिर क्या नीतीश कुमार नहीं मानी? ये भी क्लियर कर दे। क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि वहां पर गुजरात में एक बड़ौदा में बस स्टैंड बना, तो पीपीपी मोड में बनाया गया, नीचे बस स्टैंड, ऊपर से मार्केट कर दिया गया और उसी के पैसे से इसको कमर्शियल कर दिया गया। और यहाँ पर बस स्टैंड से लेके सारा कुछ सरकार अपने पैसा बनवा रही है, भवन निर्माण करवा रही है। देखिए, उनका इशारा जो था, इशारों में था कि सरकार इनसे कमीशन लेती है, कमीशन खाती है। और कमीशन खाने के चक्कर में नहीं पड़े रहते और पीपीपी मोड में कराते तो बिहार का ज्यादा डेवलपमेंट होता। ऊपर से इन्होंने सबसे बड़ा आरोप लगाया कि औद्योगिकरण को लेकर कि अपना रोजगार दे सकते हैं ना कुछ दे सकते हैं। औद्योगिकरण को लेकर बताएं आपको कि नीतीश कुमार का ये दुखती रग है। वो कितना बार जो है वो बिजनेस समिट करा चुके हैं पटना में, लेकिन कोई बिहार में पैसा लगाने नहीं आया। क्योंकि उन्होंने एक शब्द उसमें भी जिक्र किया था कि ये औद्योगिकरण के रूप में हम विलेन के रूप में हम देखते हैं, उस मनोदशा से हमको अलग आना होगा।
तो कहने का मतलब है कि औद्योगिकरण बिहार का नहीं हुआ, इसके लिए भी उन पर आरोप लगाया गया। जनसंख्या नियंत्रण के बारे में उन्होंने कहा कि हमारे केंद्र की बातों को मानते हुए दक्षिण राज्यों ने नियंत्रण कर लिया, लेकिन हम यहाँ 1970 में ही कर लिया। हाँ, लेकिन यहाँ पर हम लोग हैं कि शिक्षा के दम पर पता चला शिक्षा का बिहार में स्थिति है, उस अगर शिक्षा से हमको नहीं लगता है कि जनसंख्या कंट्रोल हो पाएगा। और उनका ये भी कहना है कि अगर इस शिक्षा के भरोसे हम डालेंगे, कानून नहीं बनाएंगे तो बहुत देर हो जाएगा। उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि केरला में अगर किसी अस्पताल में हम 100 बेड बनवाते हैं तो वहां के अनुपाति पर हजार में वो 100 बेड इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन बिहार में अगर हम 100 बेड बनवाते हैं तो अगले ही दिन यहाँ के लोग 200 बच्चे पैदा कर देते हैं, 300 बच्चे 200 बेड पर। अब देखिए ना, बिहार से इतना ट्रेन खोला जाता है, बावजूद इसके ट्रेन में सीट नहीं मिलता है। आबादी तो है, आबादी तो बहुत ज्यादा है यहाँ पर। तो देखिए ये सब जो हमला किया गया है ना संजय जायसवाल के द्वारा, फिर से नल जल योजना पर हमला किया गया, 7 निश्चय को लेकर कहा गया कि हमने उस आधार पे आपको समर्थन दिया था और उसी आशा पर सरकार बना हुआ था। तो देखा जाए तो नीतीश कुमार के पूरे अभी तक के कार्य करने की प्रणाली, जो सुशासन बाबू का उनका छवि है, उसी पर प्रहार किया गया है कि इन्होंने विकास नहीं किया, इनको विकास करने का आइडिया ही सही पता नहीं है, इसी पर अटैक किया गया है। तो देखिए ये सब चीज जो है नीतीश कुमार सहने वाले नहीं है। आपको पता होगा कि नीतीश कुमार जो हैं कि अपने खिलाफ कोई भी चीज, और खासकर सहयोगी पार्टी उनको बोले, ये चीज नहीं सहने वाले। एक और चीज जो बिहार की राजनीति में देखने को मिल रही है कि 16 सालों से बीजेपी और जेडीयू की सरकार है बिहार में, बीच में 1.5-2 साल को हटा दें हम तो, लेकिन 2020 के बाद जो ये गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, इसके बाद जब से तारकिशोर प्रसाद या रेणु देवी उप मुख्यमंत्री बने, संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष बने, पहली दफा बिहार में बीजेपी में ये देखने को मिल रहा है कि इतना तल्ख रूप, इतना कड़ा अटैक किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से जेडीयू की तरफ। देख रहे होंगे आप, बीजेपी हमेशा छोटे भाई के रूप में रही, दब कर रही, इनकी बातों को सुनते रही, आगेकारी तो छोटा भाई होता है घर में, उस तरह रही, लेकिन अब ये आंख दिखा रही है, अब ये सीधा कह रही है कि भाई अब आपका नहीं चलेगा, आपसे कहां कहां गलती हुआ वो हम लिखेंगे और फेसबुक पे लिखेंगे। संजय जायसवाल ने लिख भी दिया। ये बदलाव तो जरूर बिहार में दिख रहा है। देखिए इसका कारण आपको बताएं कि अभी तक जदयू जो है बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतती थी, लेकिन पहली बार ये जो है बीजेपी से लगभग आधा तक आ चुके हैं। तो बीजेपी तो इसका अपना दिखाएगी ही दिखाएगी कि भाई हम ज़्यादा सीट वाले हैं, हमारे चलते ही नीतीश कुमार हैं, और ये हमेशा नीतीश कुमार को सुनना पड़ता है कि बीजेपी के कारण ही वो सीएम है। पहले था कि बीजेपी उनको सपोर्ट करके खुद सत्ता में आती थी, लेकिन अभी ये नीतीश कुमार को सत्ता में रखे हुए है। तो ये चीज़ भी नीतीश कुमार को अखरता है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि आखिर ये अगर डील लालू और नीतीश कुमार में हुआ होगा तो कैसे हुआ होगा, क्योंकि देखा जाए तो 75 सीट आरजेडी के पास भी है, 43 नीतीश कुमार के पास। अगला सवाल हमारा यही है आदेश जी। हाँ, अब देखिए जो ताजा समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं, अगर ये हाइपोथेटिकल सवाल है और उसका जवाब भी हाइपोथेटिकल ही हम लेंगे कि अगर फिर से महागठबंधन का प्रारूप बनता है जो पहले था, यानी जेडीयू आरजेडी साथ आ जाती है, कांग्रेस साथ रहती है, तो उसमें सीएम कौन बनेगा? क्योंकि पीएम मटेरियल खुद को नीतीश कुमार प्रोजेक्ट कर रहे हैं या करवा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा से, जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो आखिरकार बिहार में क्या तेजस्वी यादव को एक्सेप्ट करेंगे नीतीश कुमार, जिनसे उन्होंने सफाई मांगा था आईआरसीटीसी घोटाले में? क्या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को मुखिया मानेंगे? उनके नेतृत्व में क्या फिर से वो मंत्री बनकर काम करना पसंद करेंगे? कई तरह के सवाल हैं। क्या लग रहा है, क्या गणित बैठेगा? तो देखिए बिहार में तो कुछ गेस करना तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बिहार में राजनीति और जो उलटफेर होता है वो पूरे देश में अपने आप के लिए नया होता है, उसको कोई नहीं सोचा होता है। तो देखिए होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा बात कि आरजेडी इस बार नीतीश कुमार को सीएम बनाने के मूड में नहीं है, और यही कारण है कि इतना दिन लटका हुआ है मामला। तो और दूसरा चीज है कि एक हमेशा से बात चलता है, आरजेडी कहती है कि नीतीश कुमार यहाँ पर हमको समर्थन करे और हम इनको प्रधानमंत्री चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए इनको हम नॉमिनेट करेंगे, मतलब लोकसभा में इनको मदद करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा समस्या ये है कि अगर आप बिहार लालू यादव को सौंप देते हैं तो क्या नीतीश कुमार देखिए नीतीश कुमार में कहा जाता है कि वो बहुत जल्दी किसी का विश्वास नहीं करते हैं, और खासकर नेताओं पर जल्दी विश्वास नहीं करते हैं। और यही कारण है कि उनका पूरा शासन का स्वरूप देखिएगा तो नेता से ज्यादा वो अफसर पर विश्वास करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अफसर जब भी कुछ गड़बड़ होगा या मेरे खिलाफ जाएगा तो उसको हम सबक सिखा सकते हैं, लेकिन नेताओं को नहीं सिखा सकते हैं।
और मांझी जी के समय में और उनका दुरुस्त हो गया। हाँ तो ऐसे परिस्थिति में बिहार को सौंप कर और दिल्ली वो जाते हैं तो कितना उनके लिए आज्ञाकारी रह पाएगी आरजेडी, और लालू यादव कितने रह पाएंगे। लालू यादव का इतिहास भी रहा है, जोड़ने तोड़ने में वो माहिर रहे हैं, खूब माहिर है। तो यहाँ पर पता चलेगा कि नीतीश कुमार नॉमिनेट हो गए और उनको जब चुनाव लड़ने का समय आया तो आरजेडी उनको सीट ही न दे, ये भी हो सकता है। देखिए इनके विधायक ही तोड़ ले जाए लालू यादव। हाँ, विधायक ही तोड़ ले, या फिर कई विधायक तो जेडीयू में आरजेडी से ही आए हुए हैं और लालू यादव को इसमें महारत हासिल है। तो देखिए यही परिस्थिति सब जो है वो अटका हुआ है कि आखिर यहाँ पर होगा क्या। अगर नीतीश कुमार के लिए अगर आसान रहता, अगर ये सब तिकड़म नहीं रहता, उनको अगर सीएम पद यहाँ मिल जाता तो वो अभी से बहुत पहले चले गए रहते लालू यादव के साथ। बिल्कुल। लेकिन यही सब परिस्थिति जो है, अब इसके बारे में गेस नहीं हो पा रहा है, लेकिन गेस क्या, बिहार में तो सब कुछ नया होता है, लेकिन लालू यादव आ रहे हैं तो जो भी जो जानकार हैं, बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि देखिए सिर्फ लालू यादव यहाँ पर कार्यकारिणी के बैठक में नहीं आ रहे हैं, उनका कुछ और भी होगा कारण, क्योंकि लालू यादव की तबीयत ज़्यादा खराब है, बहुत वो अच्छे नहीं है, कहा जाए तो स्वस्थ नहीं है, अभी सुधार है उनमें, और वैसी परिस्थिति में वो पटना आ रहे हैं कार्यकारिणी की बैठक में। ये बहुत लोगों को हजम नहीं हो रहा है। बिल्कुल। और एक महीने से जो चुप्पी चल रही है वो भी एक सवाल जदयू में, वो सब लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या कहीं खिचड़ी पक तो नहीं रही है। क्योंकि देखिए सीधा सा हिसाब किताब समझिए, आप सीधा गणित समझिए। लालू यादव ने ये साफ कर दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी को नहीं बनाएंगे, और जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं वो मूर्ख हैं। कैमरे पे उन्होंने ये बात कहा। तो आखिरकार लालू यादव पटना क्यों आ रहे हैं, जगदानंद सिंह क्यों रेड कारपेट बिछाए हुए हैं, क्या बिना लालू यादव के परमिशन के जगदानंद सिंह इतना बड़ा बात कहेंगे, एक सवाल। क्या ललन सिंह जिस तरह तलखी दिखा रहे हैं, जिस तरह बयान दे रहे हैं, भाजपा के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, क्या बिना नीतीश कुमार के परमिशन के, बिना नीतीश कुमार की आज्ञा के इस तरह का वो काम करेंगे। विशेष राज्य का दर्जा हो, जातीय जनगणना हो, जनसंख्या नियंत्रण हो, या फिर शराबबंदी हो, लगातार बीजेपी जो है वो आंख तर रही है जेडीयू के सामने। ऐसे में ये बात से हम इनकार नहीं कर पाएंगे या नहीं कर सकते कि आने वाले कुछ घंटों में, 2-4-5 दिनों के अंदर कोई बड़ा फैसला आरजेडी और जेडीयू अगर ले ले। तो इस खबर की हम कोई पुष्टि नहीं करते हैं, मैंने पहले ही कहा था वीडियो में कि यह मात्र एक विश्लेषण भर होगा, लेकिन ये विश्लेषण गंभीर है, क्योंकि अगर दोनों पार्टियां मिलती हैं तो कई तरह के सवाल खड़े होंगे। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसका नेतृत्व कौन एक्सेप्ट करेगा, और उसमें तेजस्वी यादव कहां रहेंगे। क्या नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे, क्या तेजस्वी पर इतना भरोसा है, उस तेजस्वी पर जिस पर उन्होंने कभी आईआरसीटीसी पर सफाई मांगा था। तो कई तरह के समीकरण बनते हैं, और इसके बाद क्या क्रेडिबिलिटी बचेगी नीतीश कुमार की बिहार में, और क्या क्रेडिबिलिटी बचेगी तेजस्वी यादव की बिहार में। आपका जो सुझाव है हमें जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।